to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we discuss topics that range from the nation, Maharashtra and Mumbai. As I say, in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. So we talk about totalitarian, dictatorial approach or a democratic approach. We are joined by esteemed guest Mr. Vinayak Ambekar from the BJP, Arshad Hazmi Sahab from the Indian National Congress and Dr. Sunaina Malhotra from the NCP. Welcome to the show, sir. Welcome to the show. We'll start with you, अंबेकर साहब, आपसे शुरू करते हैं। मोदी जी कल ही वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत लॉन्च कर दिया। बोले कि वी आर टेकिंग आवर रेलवेज टू अ नेक्स्ट जनरेशन के और हम लोग लेके जा रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज टोटल डेवलपमेंट। देश को हम टोटल डेवलपमेंट के रास्ते पर लेके जा रहे हैं। सो अंबेकर जी, आप बार बार ये कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल, आई कांट, अमृत काल, मजबूत सरकार, भूषण आई कांट सी देम। 9 साल बेमिसाल, अमृत काल, मजबूत सरकार, और कांग्रेस को आप डिस्क्राइब करते हो कि मजबूर सरकार, लूट काल, विनाश काल। अंबेकर साहब, क्या सही है? क्या डेवलपमेंट के रफ्तार जाना ठीक है, बट कांग्रेस के काल को आप लूट काल, मजबूर काल, विनाश काल कहते हो? अंबेकर साहब, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? बेसिकली जो प्रोग्रेस हुआ है ये 9 साल में, वो बेमिसाल है। ये देश की जनता कबूल करती है। और पहले 10 साल जो थे यूपीए गवर्नमेंट के, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था और जो प्रोग्रेस नहीं हुई थी, उसके बारे में हम उसका वर्णन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम में पॉलिसी पैरालिसिस था, कोई भी डिसीजन नहीं हो रहा था, देश बहुत प्रॉब्लम में से जा रहा था। तो अभी जब देश अच्छी इकोनॉमी बन रहा है, पूरे वर्ल्ड में देश जब 5वें स्थान में आया है, जबकि पहले वो 10वें स्थान में था, तो हमको तो बताना ही पड़ेगा, जनता को याद देना ही पड़ेगा। जनता भी मान्य करती है कि 9 साल बेमिसाल है। मगर कांग्रेस के राज को आप मजबूर सरकार, लूट काल कहते हो, विनाश काल कहते हो। क्या 60 साल में कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं? अंबेकर साहब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जो जीएसटी का है, जीएसटी का जो चर्चा था वो बहुत साल से चल रहा था, मगर कांग्रेस शासन में उनका डेयरिंग नहीं हुआ कि जीएसटी लाना करके, तो हमने जीएसटी लाके दिखाया। अभी जीएसटी की वजह से जो प्रोग्रेस हुआ है, अभी जीएसटी का जो कलेक्शन है, जीएसटी की वजह से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जीएसटी की वजह से लोगों को, व्यापारियों को, ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को जो मल्टीपल टैक्सेस भरना पड़ते थे, वो एक ही टैक्स में जो उसका कन्वर्जन हुआ है, वो तो साफ साफ दिखता है। तो ये तो बात जनता को बतानी पड़ेगी ना सर। I'll come to Arshad Hazmi साहब before I come to Dr. Malhotra. Hazmi साहब, इनका बीजेपी का कहना 9 साल बेमिसाल, अमृत काल, मजबूत काल, और आपका जो 60 साल था वो मजबूर सरकार था, लूट काल था, विनाश काल था, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आजमी साहब, क्या ये सही है? जीएसटी का जो इन्होंने अभी जिक्र किया कि जीएसटी के आने के बाद इतना कलेक्शन हो गया, जीएसटी आने के बाद 13,000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो गई। ये बात पूरे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये बात पता है कि आज बेरोजगारी जो है वो 8% से 8.11% से ऊपर चली गई। अगर ये बता रहे हैं कि 9 साल में जीएसटी के माध्यम से इतना हुआ, तो आप मुझे ये समझाइए कि आज देश में 80 करोड़ लोग जो हैं उन्हें मुफ्त अनाज क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उनके हाथ में कोई काम नहीं है, इसलिए सरकार मजबूरी में उन्हें 5 किलो अनाज पर जिंदा रखे हुए। ये उपलब्धियां इस सरकार की, पूरे देश को ठेकेदारी में बदल दिया है सरकार ने। फौज में ठेकेदारी पर भर्ती हो रही है, पुलिस में ठेकेदारी पर भर्ती हो रही है, दूसरे जो छोटी छोटी भर्तियां थी उनमें भी अभी महाराष्ट्र में आपने देखा कितना उस पर वावेला मचा कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्तियां की जा रही हैं, जिसके लिए 9 कंपनियों को ठेका भी दे दिया गया 5 साल का। पुलिस में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती की जा रही थी, जिसको अब जाके अपोजिशन ने जब आवाज उठाई, महाविकास आघाड़ी ने, तब जाके ये लोग बैकफुट पर आए हैं।
9 साल में क्या बढ़ा साहब? बेरोजगारी बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। महंगाई कहां पर पहुंच गई 9 साल में? और ये बातें कई बार आपके चैनल पर भी और दुनिया हिंदुस्तान के तमाम न्यूज चैनलों पर ये बात बार बार हो चुकी है कि 400 का सिलेंडर जो है वो 1100 पे पहुंच गया। ये उपलब्धि है इनकी। मिनिस्टर जो पहले कहा करती थी कि चीनी 12-15 रुपए में मिलेगी, आज चीनी का हाल क्या है? तो ये सब बातें सिर्फ बोलने की है। 9 साल बेमिसाल दुनिया भर की स्कीमें, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, सारी चीजें बना दी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। युवा आज भी इस देश का बेरोजगार ही बैठा हुआ है। आज भी वो आपसे बार बार यही कह रहा है कि हमारी नौकरियां कहां चली गई, हमारे 2 करोड़ नौकरियां कहां चली गई, हमारे भविष्य को जो अंधकार डाल दिया है उसको किस तरह से दोबारा पटरी पर लाया जाएगा। तो सिर्फ बेमिसाल बोल देने से 9 साल बेमिसाल नहीं होते। आज देश के जो हालात हैं वो देश और पूरी दुनिया देख रही है। You know, I'll come to you, Dr. Sunaina Malhotra ji. Sharad Pawar साहब was also a part of the Congress UPA alliance. शरद पवार साहब, और शरद पवार साहब हाल ही में सबसे पहले उन्होंने कहा कि पैलेस्टाइन कॉज को मैं सपोर्ट करता हूं, आई सपोर्ट द पैलेस्टाइन कॉज। फिर पूरे ऑब्जेक्शंस होने लगे, पूरे बीजेपी और अलायंस ने उसको आलोचना करना शुरू कर दिया। और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो कहा, पवार साहब ने सबसे पहले, शरद पवार साहब ने उठाया मामला कि व्हाई पीपल आर बीइंग केप्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो जैसे बीजेपी का कहना 9 साल बेमिसाल, सचमुच बेमिसाल है, या जो पवार साहब बार बार बोल रहे हैं कि आप पॉलिसीज चेंज कर रहे हो, इजराइल आप फेवरेट हो गया, पैलेस्टाइन कॉज को भूल गए। तो सुनाई डॉक्टर मल्होत्रा, आप कैसे देखते हैं उस चीज को? देखिए, अभी जैसे बात हो रही थी, हमने बात की जीएसटी की। अभी इन्होंने बोला कि जीएसटी बहुत अच्छा है, सबके लिए बहुत अच्छा था, मगर अब आप भी देख रहे हैं कि जीएसटी जब लाया गया तो उसमें कितनी मतलब अभी कितनी दिक्कतें हो रही है। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दिस सेमी स्मॉल एसएमईज एंड ऑल, दे आर हैविंग सच अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज एक तो जीएसटी फाइल करने के लिए इट इज सच अ डिफिकल्ट थिंग। उसके लिए यू नो सेपरेट सॉफ्टवेयर लगता है, यू रिक्वायर पीपल हु आर वेरी वेल वर्स्ड विद इट। एक क्वार्टरली महीने का भरने जाओ तो उसके जो सीएस है उनके रेट्स भी इतने ज्यादा होते हैं। So it is a very difficult thing for the small business people. So they are having उनके ऊपर वो मार पड़ रही है डबल टैक्सेशन की। और जीएसटी for the same item, the GST is different in different states depending upon how important that particular good is. So all these are like, it's not an easy thing. It may be sounding very easy on the paper, but it's a very difficult thing for the small, maybe for the बड़े उद्योग वालों को ये वो अच्छा है, बट फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इट्स अ बिग टैक्सेशन। Even though buying the software is a very costly thing for this. And बाकी what about, as इन्होंने जैसे correctly बोला, what about the employment, the people who are skilled, who are semi skilled, who are not skilled, they are all waiting for good jobs to come, but there are no jobs. बेरोजगारी तो कितनी बढ़ गई है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन तो ज्यादा ही है, बट इतनी बेरोजगारी, मतलब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, प्रॉपर इंजीनियर के लोग वैसे ही बैठे हुए हैं। तो और व्हाट फार्मर्स की भी क्या स्थिति है, जो पहले तो फार्मर्स देवर ओके, बट अभी तो सुसाइड का भी रेट काफी बढ़ गया है, उनको हमी भाव भी अच्छी तरह से मिल नहीं रहा। तो ये जो मे बी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मे बी डूइंग अ बिट वेल, there may be some bigger developments, but what about the basic need of the people? The basic things are, the cost of living has gone up so high. It is so high, and GST and demonetization, they are like a kick in the back in this present scenario. So you say it's not 9 साल बेमिसाल नहीं है, और भी मेहनत करना पड़ेगा मोदी जी को। अंबेडकर साहब, राहुल गांधी जी जिस प्रकार से कह रहे हैं, मित्रकाल से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, जुमले से आजादी, कह रहे हैं कि वेयर आर द जॉब्स, एज दे आर सेइंग, कांग्रेस एनसीपी के स्पोक्स पर्सन, जॉब्स कहां पर है? आपने प्राइस राइज को कंटेन नहीं किया अंबेडकर साहब, आपने फार्मर्स इनकम डबल करने वाली बात थी, वो हुआ नहीं है। तो वेयर इज डेवलपमेंट? अब डेवलपमेंट इसे गरीब से गरीब आदमी दिख नहीं रहा है डेवलपमेंट को। अंबेडकर साहब, क्या वेयर इज द डेवलपमेंट सर, वेयर इज द एम्प्लॉयमेंट? डेवलपमेंट जिसको देखनी है उसके लिए डेवलपमेंट जरूर है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट देखिए, आप इकोनॉमी की डेवलपमेंट देखिए, आप और किसी भी चीज की डेवलपमेंट देखिए, जिसको समझ में आती है उसको व्यू होना चाहिए डेवलपमेंट समझने का।
ये अपोजिशन के लोगों को डेवलपमेंट समझ में नहीं आएगी। और मित्र काल की जो बात होती रहती है, राहुल जी को ये एक आदत पड़ी है कि कोई भी इलेक्शन आएगी, वो इलेक्शन के पहले किसी का भी नाम लेकर वो झूठे आरोप लगाते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट जब उनको लताड़ती है तो माफीनामा लिख के दे देते हैं, लेखी रूप में माफीनामा लिख के दे देते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। तो उनके कोई भी आरोप का जवाब देना कोई गरज नहीं है। मतलब जनता को जब वो गांव गांव घूम रहे थे चौकीदार चोर है करके, वो जनता जी ने, हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए, आई कैन हियर यू अंबेडकर साहब, बोलिए। तो जनता ने उनको बताया कि चौकीदार चोर नहीं है, असल में चौकीदार के ऊपर हमको भरोसा है और मोदी जी को ज्यादा बहुमत से उन्होंने चुन के दिया था। तो राहुल जी क्या बोलते हैं इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी रही बात रोजगारी की, रोजगारी के बारे में मैं इन महानुभावों का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं कि रोजगारी में स्वयं रोजगार भी आता है। नौकरियों में तो बढ़त हुई है, वो ईपीएफओ के साइट में जाके आप उसके जो ब्यौरा है वो ले सकते हैं, मगर फिर भी रोजगारी में स्वयं रोजगार भी शामिल है। तो मुद्रा लोन में 37 करोड़ लोगों को 20 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया हुआ है। जो स्ट्रीट वेंडर है उसको कई लाख रुपए का कर्जा दिया गया है और वो लोग खुश है। वो लोगों का जो बिजनेस था, आप जैसे बोल रहे कि इतने इतने इंडस्ट्री बंद हो गए, ये बहुत गलत है। जीएसटी के वजह से कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद नहीं हुई है, क्योंकि जीएसटी का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, और ये मैडम जी को मैं बताना चाहता हूँ, मैं खुद टैक्स कंसल्टेंट हूँ, मैं जीएसटी का काम करता हूँ। अभी दिन भर मैंने जीएसटी के पेमेंट किए हैं, क्योंकि आज 20 तारीख है और जीएसटी का सॉफ्टवेयर महंगा नहीं है। आपको चाहिए तो मैं 8,000 रुपए में सॉफ्टवेयर दे सकता हूँ। और छोटे ट्रेडर को कोई भी सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग बैठे हुए हैं, हम उनको कोऑपरेट करते हैं। और उनको गवर्नमेंट ने एक स्कीम दिया है कि 3 महीने में उन्होंने रिटर्न भरना है, कि मंथली पेमेंट करो और 3 महीने में रिटर्न भरो। तो जीएसटी में इतनी सुविधा दी है, करके गए 1 साल में हर प्रति माह 1,60,000 करोड़ के ऊपर जीएसटी का कलेक्शन किया है, जो कि रिकॉर्ड है इस इंडिया में। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड है इंडिया में हुआ है। और ये लोग कुछ भी बोले, जो आंकड़े बोलते हैं, कोई भी जीएसटी इसलिए भरता है क्योंकि उसका बिजनेस चलता है। जिसका बिजनेस चलेगा नहीं वो जीएसटी क्यों भरेगा? तो जब हर प्रति माह 1,60,000 करोड़ से ऊपर जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब है लोगों के बिजनेस चल रहे हैं, अच्छी कमाई बट उनको हो रही है। अंबेडकर साहब, राहुल गांधी जी का कहना है कि डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी हैज डिस्ट्रॉयड द स्मॉल बिजनेसेस। आंकड़े भी रहे अंबेडकर साहब, ही सेज दीस टू इश्यूज हैव डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी एकदम स्लैश आउट हो गया है और पूरे जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो छोटे छोटे धंधे उद्योगपति है, दे आर फिनिश्ड। और फिर आगे जाके एलिगेशन है कि आप सिर्फ अडानी जी के सुनते हैं। राहुल जी जो बात करते हैं वो बात किसी ने लिखी दी हुई बात वो करते हैं, उनका खुद का इंपेरिकल स्टडी कुछ भी नहीं है। यदि उनका स्टडी है तो वो खुद आंकड़ेवारी प्रेजेंट करे, वो दूसरे की आंकड़ेवारी लेके। आपने देखा है बहुत से वीडियो कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है तो कागज आ जाते हैं, वो कागज पढ़ के बताते हैं। तो ऐसे लोगों के आरोप जो रहते हैं, और वैसे भी वो विरोधी पक्ष है, विरोधी पक्ष को ये आरोप तो करना ही चाहिए कि बाबा सरकार काम नहीं कर रही है, मगर काम किसके लिए किया जाता है? काम जनता के लिए किया जाता है। तो इसका डिसीजन राहुल गांधी नहीं लेंगे कि मोदी सरकार ने काम किया है क्या नहीं किया है, इसका डिसीजन जनता लेंगी। और हमको पूरा भरोसा है कि जनता सब बात समझ रही है। राहुल जी के बात में कितना दम है और मोदी जी के बात में कितना दम है, क्योंकि जनता जब बाहर निकलती है कोई टूरिज्म के लिए तो उनको अच्छे रोड दिखते हैं। जनता जब रेलवे से जाने निकलती है तो उनको पहले लाइन में खड़ा रह के रिजर्वेशन लेना पड़ता था, अभी उनको उनके फोन पे रिजर्वेशन मिल रहा है। और जनता जब जाती है, किसी को वंदे भारत एक्सप्रेस से प्रवास करने को मिला तो वो जितना खुश हो जाता है, ये जनता के दिल में है ना सर। तो जनता राहुल जी क्या बोलते हैं इसके ऊपर उस खुद का ओपिनियन नहीं बनाती, जनता खुद को जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसके ऊपर अपना ओपिनियन बनाती है। अजमी साहब, राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, माननीय मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी लेते ही नहीं। वेलकम टू डॉक्टर मल्होत्रा। आजमी साहब,
बीजेपी का कहना है कि राहुल जी ऐसे ही बोल रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर है, तथ्यों पर नहीं है। आजमी साहब, बेरोजगारी दर जो है पहले इस देश में 6% हुआ करती थी, अब 8 से ज्यादा हो गई। ये राहुल गांधी जी नहीं बोल रहे हैं, ये जो देश का इंडेक्स है वो बोल रहा है। हंगर इंडेक्स में 2014 से पहले भारत जो है वो 53वें नंबर पर आता था, अब 107 पर इनके दौर में ही आ गया था, और अभी 4 दिन पहले 111 पे पहुंच गया। ये राहुल गांधी जी ने नहीं बोला है, ये सर्वे बता रहा है। पिछले दिनों में इस देश के अंदर जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते थे, मैं नहीं बोलूंगा, इस आप से ही बोलूंगा, आप चेक कर लीजिए 2014 से पहले कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और आज कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। और जो ये बोल रहे हैं कि जीएसटी भर देने से इस बात का पता नहीं लगता कि देश में बाकी के छोटे छोटे जो कारोबारी लोग थे वो जीवित हैं या मर गए, इसका इस बात से पता नहीं चलता। आपने पिछले दिनों में टैक्स बहुत वसूल किया होगा, लेकिन इस पर आपने गौर नहीं किया कि देश के युवा जो एमबीए पढ़े हुए नौजवान हैं वो आज जोमेटो और दूसरी इस तरह की संस्थाएं जो खाना बेचती हैं उसमें डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। जीएसटी, अगर जीएसटी से देश की उन्नति होती तो इतने बड़े बड़े जो ये चल रहे थे देश के अंदर अडानी और अंबानी को लेके, बाकी लोगों के कारोबारों में क्यों गिरावट आ गई? तो सिर्फ बोल देने से कि जीएसटी बहुत भर दिया, आप ठीक है, आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारी जमीन की सारी सच्चाइयों का पता लगा लिया। मुझे एक बात का ये समझ में आज तक नहीं आता कि अगर सब कुछ ये बढ़ते जा रहा है तो ये देश के अधिकतर युवाओं का इतना हर महीने 2 महीने में नौकरी को लेकर एहतजाज क्यों हो रहा है? किसानों का एहतजाज क्यों हो रहा है? आपने तो वादा किया था ना किसान की आयु दुगनी हो जाएगी, आज तक तो दुगनी नहीं हुई। 1 साल तक किसान आंदोलन करते रह गए, 700 लोग उस आंदोलन में बेचारे जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी, मोदी जी ने एक शब्द भी उनका ऊपर नहीं कहा। तो ये देश में आकार क्यों मचा है जब आपकी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, जब हर तरीके से आपकी सरकार लोगों को कारोबार की नौकरी की जगह कारोबार में भी मदद कर रही है, तो ये इतने बड़ी तादाद में युवा बेरोजगार क्यों हैं? जब आपकी सरकार हर सतह पे काम कर रही है, अस्पतालों में दवाई की खातिर मरीजों की मौत हो जा रही है, इसकी ये क्या वजह है? आखिर अगर आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है तो देखिए, खाली अपने आप से कह देने से नहीं होता है। आप तुलना कीजिए 2014 में देश कहाँ खड़ा था और 2023 में आज देश कहाँ खड़ा है। आपको इस बात का खुद ही समझ में अंदाजा लग जाएगा कि कहां से हालात कहां पहुंच गए और अब देश की हालत नौकरी और बेरोजगारी के मामले में कितनी बदतर हो चुकी है। तो I'll come to डॉक्टर सुनैना मल्होत्रा। अंबेडकर साहब कह रहे एवरीथिंग इज रोजी, एवरीथिंग इज, देखो बोले कि कल भी बोल रहे थे आंकड़े, मोदी साहब स्पेस स्टेशन 2035 में we'll have a space station in space, और 2040 तक we'll land in the moon, Indian will land in the moon। दूरदृष्टि किस प्रकार से आगे का विजन है, दूर के सोचना, और छोटे छोटे चीज भी सोचते हैं, हर घर नल से जल, हर घर में शौचालय, हर आवास योजना, सबको छत। डॉक्टर मल्होत्रा, आपको लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंट कुछ ही नहीं हुआ? एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ। हर घर में शौचालय इम्प्लीमेंट हुआ भी होगा कई जगह पे, बट एज आई ऑलवेज सेड कि दैट इज द बेसिक नीड ऑफ एनी कंट्री। तो उसमें क्या अपना मतलब झंडा ये करने का कि बाबा ये किया, ये तो मतलब दिस इज द बेसिक नेसेसिटी व्हिच हैज टू बी फुलफिल्ड। जो भी आएगा, जो भी राज करेगा, उसको ये चीज तो देखनी ही है, तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है कि ये बात बताएं। जैसे हमें देख रहे हैं छोटे बिजनेसमैन जो आजू बाजू में, जैसे हम लोग बाहर निकलते थे तो छोटी छोटी दुकानें, अभी कहाँ है वो सब? अभी वो छोटे बिजनेसमैन कहीं दिखाई नहीं देते, सब जगह पे पॉवर्टी। इनको क्यों जरूरत पड़ी कि इतने लोगों को अनाज बांटा जाए? उसका मतलब दे आर नॉट डूइंग वेल इन लाइफ, इसके लिए तो उनको अनाज बांटा जाएगा। सो ये सब जो स्थितियां दिख रही है हेल्थ सेक्टर, अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर, आई मीन हाउ कैन देयर बी paucity of medication? How can there be paucity of the medications which are needed for normal treatment? वो कहीं हॉस्पिटल में पाया गया कि वहां पे paucity है, या तो अभी वो भी बोला जा रहा है कि वहां के जो भूखंड है वहां पे जेनेरिक मेडिसिन की दुकानें आ रही है, और यहाँ पे आर्टिफिशियल paucity करके लोगों को वहां पे डाइवर्ट किया जा रहा है कि लोग जाके वहां से खरीदे कुछ चीजें। तो ये सब जो भी है उसका अता पता, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए।
You cannot have so many people dying in such a short time. It is not done. This is the way the state cannot function that way. So these are the basic things which have to be looked after. What about women? Where is the women's security? So many things are happening. मणिपुर में इतनी सारी बड़ी चीजें हो रही है, कुछ भी किया नहीं जा रहा है. So where do we feel safe? No, we don't feel safe. We don't feel safe. Our children are not safe. They are wondering what is going to happen. What is their future? So many of the engineers, children, we know that they are engineers and they're just doing absolutely other jobs. All these things have to be thought about. Ambekar Sahab, both the NCP spokesperson Dr. Malhotra और आजमी साहब कह रहे हैं कि काम कुछ हुआ नहीं है कुछ, और जब भी इसको एक्सपोज करेंगे हम लोग तो आप आर्टिकल 370 लेके आते हो, राम मंदिर लेके आते हो, हिंदू मुस्लिम इशू बनाने. आप अभी सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा था कि आर्टिकल 370 देखो, स्टोन पेल्टिंग टोटली खत्म हो गया कश्मीर में, कश्मीर इज गोइंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, कश्मीर में टूरिज्म फुटफॉल्स इतना हो गया, शारदा मंदिर में पहली बार 1947 के बाद पूजा अर्चना हो गया, जो कुपवाड़ा में शारदा मंदिर है. ये सब आप लोग हाईलाइट करते हो, तो क्या जमीनी हकीकत है कि नांदेड़ डेथ्स एंड ऑल दीस थिंग्स, आप व्हाई यू ट्राइंग टू हाइड दीस थिंग्स वेयर रियल इश्यूज, क्रक्स इश्यूज हैं, आप लोग भाग जाते हो अंबेडकर साहब. दैट इज व्हाट द एलिगेशंस इज. मैं पहले तो मैडम जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कबूल किया कि जो शौचालय है वो बांधे गए हैं, और उन्होंने ये भी बात कही कि शौचालय बांधे तो क्या बड़ा बात हुआ, क्योंकि वो बेसिक नीड है. तो मैडम जी से विनती करता हूं कि गए 70 साल में जब कांग्रेस की शासन थी तब शौचालय बांधे नहीं गए थे, जबकि तभी भी बेसिक नीड थी, तभी खुले में शौच करते थे लोग. तो कांग्रेस को शर्म नहीं आई, मोदी जी को शर्म आई, और उन्होंने पहले 10 करोड़ लोगों को घर में शौचालय दिया. और शौचालय दिया क्या नहीं दिया ये लोग क्वेश्चन करेंगे, तो मैं उनको जाहिर अपील करता हूं कि आप जाके वेबसाइट देखिए, उधर फोटो लगे हुए हैं. दूसरी बात, ये लोग आगे जाके कहेंगे कि शौचालय तो बांधा है मगर लोग यूज नहीं कर रहे. तो यूनो का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट देखिए भाई साहब, और उसमें 96% लोग शौचालय यूज कर रहे हैं, और पूरे जो खेड़े थे जो इंडिया के, वो पूरे खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं. ये बेसिक नीड तभी भी थी जब अपने को स्वातंत्र मिला था, आज भी है, मगर 70 साल में इनको समझा नहीं कि ये बेसिक नीड है. 70 साल में क्या हुआ था, लोगों के पास बैंक के अकाउंट नहीं थे, 45 करोड़ लोगों के पास बैंक के अकाउंट नहीं थे, इनको समझ में नहीं आया ये भी बेसिक नीड थी. हमने पहले जाके जनधन अकाउंट खोले 45 करोड़ लोगों के, हमने पहले जाके आयुष्मान भारत स्कीम निकाली, और जैसा ये बोल रहे कि अस्पताल में औषध नहीं है, तो जिस आदमी के पास आयुष्मान भारत का कार्ड है उसको सभी सुविधा आज भी मिल रही है. 3 करोड़ लोगों ने ये सुविधा ली है. इनको समझ में नहीं आया कि आवास के लिए लोगों के पास असुविधा है, तो हमने 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए हैं, और इस घर के भी फोटो वेबसाइट पे लगे हुए हैं. ये लोग बोलते हैं कि कुछ दिखता नहीं, घर से बाहर निकले तो इनको गरीबी दिखती है. जैसी नजर रहती है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, तो जैसी इनकी नजर है वैसा ही दिखेगा. इनके नजर में खोट है, इनके नजर में माइनस है, तो वो वैसा ही दिखेगा. मगर जनता को पूरा भरोसा है कि मोदी जी ने पूरे जितने भी बेसिक नीड्स थे वो दिए. अभी ये बार बार बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों दिया, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ. सोनिया जी गांधी ने 2014 के इलेक्शन के पहले जब फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था, और मनमोहन सिंह जी विरोध कर रहे थे उसको, और सोनिया जी बोल रही थी फूड सिक्योरिटी एक्ट लाओ, फिर क्यों लाया था? जब तुम्हारे शासन में सब लोगों के पेट भरे हुए थे, तो सोनिया जी को फूड सिक्योरिटी एक्ट लाने की जरूरत क्या पड़ी? ये जवाब दीजिए सर, ये जवाब जनता चाहती है. तो वो अरशद आजमी साहब दे देंगे जवाब उसका. अरशद आजमी साहब, उन्होंने कहा कि वेबसाइट में सब कुछ है, कितने शौचालय बनाए, आप वेबसाइट खोल के देखिए, फोटो लगे हुए, कितने लोगों को आवास दिए, घर दिए, अब वेबसाइट देखिए, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का पूरा डिटेल्स दिए. तो मोदी, बीजेपी का कहना है कि मोदी साहब ने हर प्रूफ दे दिया है कि हमने ये काम किया है, ये काम किया है. तो आजमी साहब कैसे
आयुष्मान योजना की जो बात की हमारे साथी ने, तो मेरी रिपोर्ट नहीं है, ना राहुल गांधी जी की रिपोर्ट है, ना कांग्रेस की रिपोर्ट है। कैग ने रिपोर्ट दी थी अभी 1 महीना पहले, उसमें कई अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। आयुष्मान योजना में लाखों लोगों के नाम सिर्फ एक ही नंबर पर दर्ज किए गए थे। ऐसे कई हजार लोग पाए गए जिनका इलाज हो चुका है, वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका इलाज, उनके नाम पर पैसे वहां जा रहे हैं कि उनका इलाज चल रहा है। ये जो गड़बड़ हुई आयुष्मान योजना में, इसकी रिपोर्ट तो कैग ने दी थी, आपको पता होगा ना। इन्हें इस बात का पता है कि नहीं है? उन तमाम अधिकारियों को जवाब देंगे आपको। वो जो कैग में जो गड़बड़ है, कई लोग मृत्यु कर चुके हैं, लेकिन इलाज में अभी भी अस्पताल में अभी भी उनका इलाज चल रहा है, जबकि उनकी मृत्यु कि ये जो गड़बड़ थी ये कैग ने उजागर की। ये भाजपा के प्रवक्ता को ये बात मानने के नहीं, उन अधिकारियों का तबादला ट्रांसफर कर दिया उनका। आपका कहना है कि उन सबको ट्रांसफर कर दिए? ट्रांसफर ये मीडिया में उसमें है ना, इनके बोली सॉरी। तो ये जो मैं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कैग का रिपोर्ट। योजना की धज्जियां उड़ गई। उज्ज्वला योजना इन्होंने निकाला था जिसमें महिलाओं को सिलेंडर दिया था, वो सिलेंडरों के ऊपर कितनी सारी चीजें, अंबार में वो सिलेंडर कहां नीचे दब गया किसी को पता नहीं। जो 45 करोड़ खाते सरकार ने खुलवाए थे, उसका फायदा क्या हुआ? खाता तो खुलवा, फायदा क्या हो गया? क्या उस गरीब आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में कोई उन्नति हुई? क्या उससे कोई उसका अरे भाई, एक चीज को आपने अपना एक सिंबल बनाने के लिए कि 45 करोड़ खाते खुलवा दिए, 2 लाख खाते दिए। देश की आबादी 2 ही लाख की है क्या? 140 करोड़ की आबादी है, उसमें अभी आपने 2 लाख लोगों को शौचालय दिए, तो कहां से मिला? 1 करोड़ आबादी में 2 लाख इतना टाइट कर रहे हैं, यानी 139 करोड़ 98 आपके शौचालय के पहले से शौचालय इस्तेमाल कर रहे थे। ये सब कोई उपलब्ध क्या? इनको इतनी बड़ी सरकार करोड़ों 55 लाख तक पर मोदी जी आके उसको 155 लाख पर सड़कों का निर्माण कर देना देश की उन्नति का एक, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आजमी साहब आप जब हिलते हैं तो माइक शायद डिसऑर्डर में आ रहा है, आप जरा स्टेबल करके बोल कीजिए। कोई बात नहीं, आवाज आ रही है। अंबेडकर साहब, यू वांट टू रिटर्न, गो टू सुनाई डॉक्टर सुनैना, बोलिए अंबेडकर साहब। जरूर। देखिए, ये इनके निगेटिव माइंड सेट का पूरा एग्जाम्पल साहब ने दे दिया खुद के। वो बोलते हैं 45 करोड़ खाते खोले तो क्या बड़ी बात हो गई, उनके जीवन में क्या फर्क पड़ गया। अभी आपको तो मालूम नहीं पड़ेगा साहब, आप सिटी में रहते हैं, मगर जिस गरीब आदमी का पूरे जिंदगी में 60 साल तक कोई खाता, 60-62 साल तक कोई खाता नहीं था, जिसने बैंक का मुंह भी नहीं दिखा था, उस आदमी का खाता खोला गया और इस 45 करोड़ खातों में 1,20,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट हुआ। उसमें से 26 करोड़ लोगों ने, जो महिला है, उन्होंने खुद के पैसे रखे उसमें। और दूसरी बड़ी बात सर, कि ये लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार का तो इनका उदाहरण ही है। इनके खुद प्राइम मिनिस्टर बोले थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा जनता के पास जाता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अभी मैं आता हूं, 45 करोड़ लोगों के खाते इसलिए खोले गए क्योंकि उनके अकाउंट में कांग्रेस के एजेंट कोई भी पैसा न निकालते हुए डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जाए, क्योंकि ये लोग फिर उसमें से भी पैसा खाते थे। इनके खुद प्रधानमंत्री ने बोला है कि 85 पैसा ये लोग खाते थे बीच में और 15 पैसा खाली वो गरीब को मिलता था। तो हमारा गारंटी है उसमें सब पैसा, एक भी पैसे का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। ऐसा सिस्टम हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया है और उसके जो लाभार्थी है उनको उसके ऊपर बहुत गर्व है। आजमी साहब, इफ यू वांट टू आपको रिस्पॉन्ड करना तो कीजिए, देन आई विल गो टू डॉक्टर मल्होत्रा। सवाल करूं,
कि 45 करोड़ खाता खोल देने के बाद उन्नति ये होनी चाहिए थी कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते। बट घोटाला मैं उस पर ये पूछना चाहता हूं कि अभी ये भी नहीं इंडिया में, और दूसरी सर्वेज एजेंसी की रिपोर्ट थी कि विकलांग और स्कीम के जो पैसे थे उसको भी प्रधानमंत्री जी ने अपने चेहरे को दुनिया को दिखाने के लिए उसका गड़बड़ और घोटालों की बात करने वाले आज तक जवाब नहीं दे पाए कि डिफेंस सेक्टर के कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया कौन सी शेल कंपनियों का लगा था जिनके नाम भारत सरकार अभी ये पड़ी हुई है, लेकिन अब सरकार तैयार नहीं है कि जो कोयला है हिंदुस्तान पहुंचता है तो उसकी कीमत है। क्यों देशवासियों से महंगी जाता है? सिर्फ Azmi Saab, I'll come back to you. Before that, I'll just talk to Dr. Sunaina Malhotra. Dr. Malhotra, देखो, if you want to respond to what Ambedkar Saab from the BJP said, and you want to add something, you can. But I will also like you to respond that Sharad Pawar Saab जो highlight किए, Pawar Saab ने highlight किया India's changing positions vis-a-vis Israel and Palestine. एक changing, Pawar Saab ने highlight कर दिया कि नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके हमने हमेशा पैलेस्टाइन का साथ दिया था, तो अब ये नया प्रो इजराइल अप्रोच पवार साहब ने कुछ, इफ यू वांट यू कैन स्पीक ऑन दैट डॉक्टर मल्होत्रा। तो पवार साहब ने बोला है कि वो पैलेस्टाइन से सपोर्ट करते हैं, जो जिनकी भूमि है उसको सपोर्ट करेंगे, एंड बेसिकली ही सपोर्टिंग द पीपल, द इनोसेंट पीपल जो मारे गए हैं, तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। So you find fault with the pro-Israeli approach of the current government, Dr. Malhotra? The current government has also ultimately, initially when Pawar Sahab said this statement, there was so much of criticism. They criticized, and afterwards, even Mananiya Pradhan Mantri ji has also said that he is also supporting Palestine, the innocent people of Palestine, but he's supporting Palestine. So how come when Pawar Sahab says something, it becomes a criticism, and then when Mananiya Pradhan Mantri says, it gets reposted by all his people only. So before making such statement, people should think what somebody is saying something. It's what does it really mean? Thank you. Yeah, Ambedkar साहब, you can, आपने आजमी साहब को भी सुना, उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ जो था वो कहाँ गए, किसके बेनामी पैसे थे। अडानी कोल जब इंडोनेशिया से यहाँ पर आते हैं 12,000 करोड़ प्रॉफिट हो जाता है, तो राहुल गांधी जी ने शायद उसको उठाया 20,000 करोड़ और 12,000 करोड़ 32,000 करोड़ उसका जवाब मांगा है बीजेपी से। हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट अंबेडकर साहब, आजमी साहब ने जो बोला है? मैंने पहले ही बोला था, राहुल गांधी जी जब कोई भी इलेक्शन आती है तो एक नया कुछ तो भी आरोप ढूंढ के निकालते हैं, और वो गांव-गांव भी घूमते हैं वो आरोप लगाते हुए। उनके ऊपर ना तो देश की जनता बिलीव करती है, यदि उनके पास प्रूफ है कि इतना, क्योंकि पहले दिन वो 12,000 करोड़ बोले, दूसरे दिन वो 20,000 करोड़ बोले, तीसरे दिन दोनों को जुड़ा के वो 32,000 करोड़ बोले, और उनके जो असिस्टेंट है वो और भी कुछ बात कर रहे हैं। तो सबका प्रूफ दीजिए ना भाई। सुप्रीम कोर्ट में जाके आपने लेखी माफीनामा लिख के दिया है कि मैंने जो बोला था सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके वो गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो अभी वापस जाके माफी मांगो ना, जाओ सुप्रीम कोर्ट में, किसी ने रोका है तुमको? तुम खाली गांव भर वो मारते हुए घूमेंगे कि बाबा ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, कभी 12,000 करोड़, कभी 20,000 करोड़, कभी 32,000 करोड़। उनको जब मालूम पड़ा है तो किधर ना किधर तो ये रिकॉर्ड हुआ रहेगा। वो रिकॉर्ड ढूंढो, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, केस लगाओ और आप जीतो तो जनता मानेगी। आप बोलने से, क्योंकि आपने पूरा भारत भर बोला था चौकीदार चोर है, जनता ने बताया भाई चौकीदार चोर नहीं है, आप में ही कुछ गड़बड़ है, चौकीदार पे हमें भरोसा है। तो मुझे विश्वास है कि यही इस बार भी होने वाला है। जब इलेक्शन नजदीक आती है तब इनको सब भ्रष्टाचार याद आते हैं, झूठे भ्रष्टाचार। तो उनको मेरा चैलेंज है ना, सब बीजेपी का पूरा चैलेंज है कि आप प्रूव करो ना, क्यों नहीं करते प्रूव? आजमी साहब, क्या राहुल जी हमेशा ऐसे बातें करते विदाउट प्रूफ, और जैसे बीजेपी का कहना कि माफी मांगना पड़ता है, आपने सीरियस चार्ज लगाया है 20,000 करोड़ बेनामी पैसे
कहाँ बाहर गए हैं, और इंडोनेशिया का कोल जो आते हैं और जब यहाँ पर लैंड होता है अडानी पोर्ट में, मुंद्रा पोर्ट में, तो 12,000 करोड़ का फायदा राहुल गांधी जी ने खुलेआम ट्विटर, सोशल मीडिया, सब जगह कहा है। तो क्या ये बेबुनियाद है आजमी साहब? नहीं, ये सिर्फ राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, बल्कि ये बहुत सारे देश के बड़े अखबारों ने इसको रिपोर्ट भी किया है। तो ये भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो बताएं कि उन्होंने झूठ किया है। 20,000 करोड़ का सवाल कर रहे थे राहुल गांधी जी संसद के अंदर, प्रधानमंत्री जी बैठे थे वहां, उसके बाद उन्होंने 2 घंटे का भाषण किया। अगर राहुल गांधी जी झूठ कह रहे थे तो प्रधानमंत्री जी को खड़े होकर ये बात बोलना चाहिए था कि आप झूठ बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं हुआ है। वो जो 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं वो हमारे लगे हुए हैं, किसी बेनामी शेल कंपनियों के पैसे नहीं लगे हैं, ऐसा तो कहा नहीं उन्होंने एक बार भी। वो दूसरी बातें 2 घंटे तक करते रह गए, लेकिन अडानी का नाम भी उन्होंने अपनी जबान पर नहीं लाया। लोग इतने मूर्ख नहीं है। देखिए, 1-2 बार की बात ठीक है, आपने पहली बार झूठ बोला कि 15 लाख रुपया मिल जाएगा, करोड़ों नौकरियां मिल जाएगी, रोजगार हो जाएगा, दुनिया भर के झूठे वादे आपने किए, लोग आपके बहकावे में आ गए। दूसरा चुनाव आपने अपने कारकर्दगी पर नहीं जीता था, अपने अच्छे कामों पर नहीं जीता था, बल्कि दूसरा चुनाव आपके जीतने की वजह पुलवामा का अटैक था। उस वक्त भी लोग इमोशनली उन्होंने आपको वोट दिया, लेकिन आज क्या हुआ, वहीं के कश्मीर के गवर्नर मलिक साहब ने ये बता दिया कि पुलवामा का अटैक किसकी लापरवाही से हुआ था। तो देखिए, बार बार ये चीजें नहीं होने वाली। आज 2023 में आकर ये हालात पैदा हो गए। आप बोल रहे हैं, मैं फिर, मेरी आवाज उस वक्त कट गई थी, मैं फिर वो बात को दोहरा रहा हूं कि 45 करोड़ खाते खोल देने की वजह से उन 80 करोड़ लोगों के पास जो 5 किलो राशन पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या उन्हें उस पर कोई रोजगार मिला? अगर उन्हें रोजगार मिला तो उन 45 करोड़ खाते खोलने की वाहवाही आपको मिलनी चाहिए, और हम आपको उसके लिए मुबारकबाद भी देंगे। लेकिन सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए आपने काम किया। आज हिंदुस्तान के अंदर जितनी बेरोजगारी बढ़ी है उसका नतीजा आपके उसमें आया। मैंने पूछा, उस पर आपने जवाब नहीं दिया कि भुखमरी के खाते में भारत 107 से 111 पे क्यों पहुंचा, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार में वो 53-63 नंबर पे हुआ करता था। अगर आपने अच्छी कारकर्दगी की, आपने जवानों को रोजगार दिया, आपने महिलाओं को रोजगार दिया, आपने उनकी तरक्की की खातिर, उनके फायदे के खातिर शौचालय खोले, तो फिर भुखमरी का शिकार भारत क्यों हो रहा है? इसका जवाब नहीं देते, घुमा घुमा के बात करते हैं। राहुल गांधी को कुछ मालूम नहीं, राहुल गांधी को कुछ मालूम नहीं, राहुल गांधी को कुछ मालूम नहीं। तो आपके नाम पर इतने सारे लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं? वह पेंशन के लोग अभी लाखों की तादाद में दिल्ली में जमा हुए, मीडिया ने दिखाया नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वहां जमा हुए लाखों की तादाद में। अगर वो आपकी सरकार से खुश है तो वहां क्यों जमा है? क्या आपने बार बार चिल्लाकर वादा किया था कि 2022 में हर बेघर के पास घर होगा? हुआ क्या? आपने चिल्ला के वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। हजारों बार ये बातें डिबेट में कही जा चुकी है। क्या उनकी आय दुगनी हुई? क्या झूठी सरकार है ये, झूठ बात करते हैं। अभी अमित शाह ने कुछ दिनों पहले कहा कि आईआईटी और आईआईएम देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बताया। बताइए, देश का गृह मंत्री झूठ बोलता है खड़े होकर। ये कोई बोलने वाली, ये कोई देश के लोग क्या इतने कम जानकार है कि उन्हें पता नहीं आईआईटी और आईआईएम कब बना था हिंदुस्तान के अंदर? तो खाली अपने, देखिए, मीडिया के जरिए अपना प्रचार करवाना, गोदी मीडिया के जरिए, और झूठ बात का सवाल का जवाब दीजिए ना, तो बात से बात निकलेगी कि भाई आप सही के कौन सही। तो ये सारी चीजें ये लोग कर नहीं रहे हैं। और 2023 में भी, ये 24 में भी आप देख लेना, अगर इतना अच्छा काम मोदी जी ने किया है तो अपने किए हुए कामों पर वोट मांगकर दिखा दीजिए, तब तो मानेंगे कि आपने अच्छा काम किया। Ambedkar sir, I'll just talk, before that I'll respect your right to respond to Azmi Saab, but I'll talk to Dr. Malhotra. Madam Malhotra, Azmi Saab ने 2-3 important issue बोले। लास्ट इलेक्शन was won on बालाकोट स्ट्राइक, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, बोले कि ये बालाकोट स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक है, इसके वजह से मोदी जी जीत गए, आजमी साहब बोल रहे थे। और फिर ना हंगर इंडेक्स की भी बात किया, हंगर इंडेक्स में इतना पीछे है, स्टारवेशन है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा तो how we are so bad. You want to add something on that? Exactly. You can see the figures rising. How can you justify that when you're saying everything is going well? How are the figures? These figures are showing the disparity.
और व्हाटएवर जो बेसिक जो मूल मुद्दे हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये सब दूसरी चीजें हो रही है। एक क्वेश्चन मुझे और भी पूछना है कि इतना सब अच्छा चल रहा है तो इतने एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च करने की जो लोगों का टैक्स का पैसा है वो पैसा इतना एडवर्टीजमेंट में क्यों खर्च हो रहा है? इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट, इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स, इतने बड़ी बड़ी हमने ये किया, ये योजना है, ये है, इतनी सारी एडवर्टीजमेंट करने की क्या जरूरत है? इफ इट वाज रियली सक्सेसफुल there wouldn't have been any need for the showbazi which is going on. इतना सब पैसा है तो लोगों के लिए अच्छाई के लिए यूज करिए ना. Why it is being used for advertisements? तो अंबेडकर साहब, आजमी साहब ने आपको बोला है कि लास्ट इलेक्शन वाज नॉट वन ऑन मोदी साहब के काम पे, यू वन द इलेक्शन ऑन सर्जिकल स्ट्राइक, ऑन बालाकोट स्ट्राइक। और उन्होंने आगे पूछा कि ये भूखमरी हंगर इंडेक्स में इंडिया इतना पीछे क्यों है, मोदी साहब ने इतना काम किया है तो। एंड डॉक्टर मल्होत्रा सिंह, इतना पैसा आप खर्चा क्यों करते हो ये सब चीजों में, पब्लिसिटी में, उतना गरीबों में बांट देते। अंबेडकर साहब, पहला तो आजमी साहब ने जो बोला है कि हंगर इंडेक्स, तो ये जो हंगर इंडेक्स निकालने वाली कंपनी है उसके ऊपर ये जो ट्रस्ट है या कोई फाउंडेशन है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। दूसरी बात ऐसी है, वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक वो अंडर इंडेक्स निकालने वाले कंपनी से विश्व मान्य बैंक है और उन्होंने बोला है कि 9 साल के अंदर कितने लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए हैं। दूसरी बात इनको समझती नहीं है, जो वो जानबूझ के वो बोल रहे कि जब 45 करोड़ लोगों के खाते खोले तो फिर 80 करोड़ लोगों को खाना क्यों, अनाज क्यों देना पड़ा। तो इनके जनरल नॉलेज को मैं सलाम करता हूं कि इतने बड़े आदमी होके भी ऐसा सवाल पूछते। 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले तो वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आ गए। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आने के साथ मैंने जैसा बोला, इनके जमाने में जब 15 पैसा उनको मिलता था वो 100 रुपया, मतलब पूरा रुपया उनको मिलने लगा। ये बड़ी एडवांटेज है। दूसरी बात, ये जो बोल रहे कि भूखमरी है, ये भूखमरी किधर दिखती है इनको? मैंने जैसे बोला ना, जिसकी नजर में काला उसको तो काला ही दिखेगा ना। मगर भूखमरी है। और ये जो बोल रहे कि दिल्ली में भूखमरी के कारण लाखों लोग रास्ते पे जमा हो रहे हैं, मैं तो लाखों लोग काम करते हुए देखता हूं क्योंकि मेरी नजर पॉजिटिव है। इनके साल में 2014 में जितनी पॉपुलेशन थी, आज जितनी पॉपुलेशन है उसमें 30 करोड़ रुपए का इजाफा, 30 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ है। तो परसेंटेज कोई भी तुम निकालेंगे तो वो परसेंटेज माइनस होने वाला है। ये बात आपने समझने की जरूरत है। दूसरा, ये मैडम जी जो बात कर रही है कि फिर एडवर्टाइजमेंट क्यों करते, ये क्वेश्चन उन्होंने बघेल जी को पूछना चाहिए, ये क्वेश्चन उन्होंने राजस्थान के गहलोत साहब को पूछना चाहिए, इनके कर्नाटक के सरकार को पूछना चाहिए। सब लोग जाहिरात कर रहे हैं, तो तुम जाहिरात करेंगे अपक्ष लोग, विपक्ष के लोग, और हम जाहिरात करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम जो कर रहे हैं वो भी लोगों के पैसे है, हम जो कर रहे हैं वो भी लोगों के पैसे है। राजस्थान में क्या हुआ, ये पुणे की या महाराष्ट्र की जनता को क्या उसमें इंटरेस्ट है? मगर इनके पूरे फुल पेज बघेल साहब के, गहलोत साहब के जाहिरात इधर भी आ रहे हैं ना, एडवर्टीजमेंट, तो वो क्यों आ रहे? फिर इनको एक लॉजिक लगाना चाहिए, खुद के लिए अलग लॉजिक और दूसरे के लिए अलग लॉजिक। ये नहीं चलता भैया। ये जनता सब समझदार हो गई है और 2019 में लोगों ने मोदी जी के विकास कार्य के ऊपर मत दिया था। ये बालाकोट वगैरह इंसिडेंटल था, वो हो गया। मगर मैं वापस बोलता हूँ, 2024 में भी मोदी जी ने तो 2030 तक का प्लान रखा है दुनिया के सामने, जग के सामने और भारत के सामने। उसके ऊपर भरोसा रख के जनता फिर से बड़ी बहुमत से मोदी जी को लाने वाली है। आजमी साहब, डॉक्टर मल्होत्रा ने जो हाईलाइट किया, शरद पवार जी जिस प्रकार से कहा कि चेंज इन द गवर्नमेंट, मोदी साहब के पॉलिसी में चेंज आ गए, प्रो इजराइल थोड़ा दिखने लगा है और पैलेस्टाइन कॉज को स्पाउस बाद में करने लगे। और आप जैसे राहुल गांधी जी बार बार ये बोल रहे हैं, आपने इजराइल के लिए बोला, आप मणिपुर के लिए कब बोलोगे? आप इजराइल के लिए हर चीज तुरंत करते हो, मणिपुर के लिए तो राहुल जी ने ये पूछा है, पवार साहब ये पूछ रहे हैं। आजमी साहब, मैं अंबेडकर साहब के पास बाद में जाऊंगा, पहले आपका व्यू कर दूंगा। एक बात हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब से पैलेस्टीन का मसला, इजराइल और पैलेस्टीन का मसला इस दुनिया में उठा, तब से लेकर आज तक
भारत ने हमेशा जो है वो फिलिस्तीन स्टेट का साथ दिया, उनको मतलब मान्यता हमेशा दी। इसलिए मान्यता दी भारत देश ने और भारत की तमाम सरकारों ने, क्योंकि वो जमीन फिलिस्तीनियों की थी, उस पर धीरे धीरे जो है इजराइल ने कब्जा कर लिया। पहले जब 1948 में इन दोनों के बीच समझौता हुआ था और बंटवारा हुआ था जमीन का, उस वक्त फिलिस्तीन के पास 48% जमीन थी और इजराइल के पास 44% जमीन थी। लेकिन आज अगर आप उसका जायजा लेंगे तो इजराइल के पास 70% जमीन है और फिलिस्तीन के पास सिर्फ 30% जमीन रह गई। यानी फिलिस्तीन की जमीन को इजराइल ने कब्जा कर लिया। इसीलिए भारत जो है वो हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा, क्योंकि फिलिस्तीन उस मामले में विक्टिम था। अब मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, आरएसएस, इनके इतिहास में जाना पड़ेगा। जब हिंदुस्तान में देश की लड़ाई चल रही थी, अंग्रेज इस मुल्क पर कब्जा किए हुए थे, निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई जाती थी, तब भी आरएसएस और जनसंघ के जो माइंडसेट के लोग थे वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो ये कभी ताकतवर के साथ नहीं खड़े होते। मणिपुर में भी वही हुआ। एक आबादी 16% है और एक आबादी 52% है। 52% 16% पे हावी है। मोदी सरकार 52% लोगों के साथ खड़ी है। फिलिस्तीन और इजराइल में आप देख लीजिए, आज इजराइल फिलिस्तीन पर हावी है और ये सरकार जो है ढके छुपे अंदाज में बदल रही है बार बार अपना स्टैंड। कभी साथ खड़े हैं, कभी फिलिस्तीन के साथ भी खड़े हैं। तो ये इतिहास है, ये कभी भी ताकतवर के साथ खड़े होते हैं। ये मजलूमों का साथ देना इनके बस की बात नहीं है। और इनके आज इस देश में अभी जो हमारे वो कह रहे थे, साथी जो कह रहे थे इस बात को लेकर के, इनको कुछ दिखाई नहीं देता, ये सब लोग झूठ बोलते हैं, ये इस तरह की बात करते हैं। अरे भाई, ये सब हम नहीं झूठ बोल रहे हैं, ये आपके पूरा दबाव डालने के बावजूद भी कुछ एजेंसियां सच बोल जाती हैं। जैसे कैग ने जो सच बोल दिया, कैग ने तो यहां तक सच बोल दिया कि अयोध्या का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें भी बहुत सारे घोटालों पर रोशनी डाली कैग ने अपनी रिपोर्ट पर। सड़कों के घोटालों पर कैग ने अपनी रिपोर्ट पर बहुत सारी रोशनियां डाली। अगर मोदी जी 2019 में पुलवामा के नाम पे नहीं जीते थे तो क्या 2 करोड़ नौकरियां देकर जीते थे, 15 लाख रुपया देकर जीते थे, किसानों की आयु दुगनी करके जीते थे? जो वादा किया था उसमें आप फेल हो गए थे, फिर उसके बाद आप जीते कैसे? तो आपने लोग उस वक्त भावनाओं में बहे, देश पे हमला हुआ था, लोगों को लगा आपने वहां पर इलेक्शन कमीशन के कानून का उल्लंघन भी किया कि आपने देश की सेना के नाम पर वोट मांगा। ये सब बातें लोगों को समझ में आ रहा है। आज क्या हालत है, आज आप देखिए इनके अपने अंदर के नेताओं में कितना आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राजनाथ अभी फिलिस्तीन के मसले पर मोदी जी ने कुछ कहा, अरुण गोयल साहब जो दिल्ली के नेता हैं उन्होंने कुछ और कहा। तो इनके अपने भी आपस में सुर और ताल मेल नहीं खा रहे हैं। तो ये देखिए, पॉलिसी का जहां तक एतबार है तो भारत की पॉलिसी हमेशा रही है, हिंदुस्तान इंडिया जो देश रहा है वो दुनिया में कहीं भी जुल्म हुआ तो उसके साथ खड़ा हुआ जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, और जालिम के खिलाफ उसने हमेशा आवाज उठाई है और आगे भी भारत हमेशा आवाज उठाए। इसके बाद में आपके पास आऊंगा, या अखिलेश यादव और जो राहुल जी के बीच जो कुछ फासले बढ़ रहे हैं उसी के बारे में 2 मिनट मैं डॉक्टर मल्होत्रा के पास जाऊंगा। डॉक्टर मल्होत्रा, यू रेज द पॉइंट दैट हमारे जो प्रो इजराइल स्टैंड है मोदी जी के, और मोदी जी बोले हैं हमास के खिलाफ, पैलेस्टाइन के सपोर्ट में, बट मणिपुर में नहीं बोलते। आपका कहना है कि मणिपुर में थोड़ा स्लो है, वही आजमी साहब भी बोल रहे थे। यू टॉक टू देन, आई विल गेट बैक टू अंबेडकर साहब। बोलिए डॉक्टर मल्होत्रा। बाहरी देशों में सपोर्ट करना बात अलग है, मगर जो अपने अंदर की जो बात है, जो मणिपुर की बात है, मणिपुर में तो मोदी साहब तो कितने चुप्पी साधे बैठे थे, तो कितना वक्त उन्होंने कुछ बोला ही नहीं मणिपुर के मौके पे। अभी कितना मतलब बेबसी हो रही थी। We were so ashamed to see the videos which were circulating. I mean, any sane person would really feel so ashamed about the whole thing. But there was nothing, no statements were there. So how do you? I mean, don't you think that this should have been the priority? Even in the Sansad, when there was a speech given, the Manipur Mudda was hardly touched. I mean, how is that? Isn't there anything like sensitivity? Isn't there something like, so giving for security to the ladies a priority?
only showing that okay, you are giving Mahila Arakshan, which is not a really Arakshan which is going to come for immediately. Just showing advertising that okay, we are giving Mahila Arakshan, and which is going to come in 2029. Yeah, after all that the delimitation and after all this counting going on, after that it's going to be. So where is the sensitivity? I mean, I am really very happy that I am in the party. I am in the Nationalist Congress Party, and even we are linked with Congress, who have really fought for all these Mahila Arakshan. They have fought for the ladies' security. These are the parties who have really given strength to the Mahila. They have given today, because of them there are at least Mahila there in the police force. There are Mahila pilots. So we need that sort of a broad outlook, progressive outlook, which is not being seen in this. Sorry to say, but BJP. अंबेडकर साहब, आपके सामने एक तो आजमी साहब ने जो चार्ज लगाया कि यू आर प्रो इजराइल स्टैंड, यू आर नॉट विद पैलेस्टाइन, और कांग्रेस के स्टेटमेंट के बाद आप पैलेस्टाइन कॉज ज्वाइन कर लिए। आप मणिपुर के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते। 5 घंटे के अंदर इजराइल को सपोर्ट कर दिया, बट मणिपुर 150 दिन के ऊपर हो गए। यू आर नॉट एंड डॉक्टर मल्होत्रा टॉक्स दैट नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ आपने पास करके रख दिया है और कोल्ड स्टोरेज में है। अंबेडकर साहब, देखिए, इन दोनों का दोगलापन इन्होंने खुद होके अपने सामने रखा है, तो मैं उनको पहले तो वंदन करता हूँ, अच्छा हो गया। पहले तो इनको मालूम नहीं है कि इंडिया की पॉलिसी क्या है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, नॉन अलाइनमेंट की है, जो नेहरू जी की समय से चली आ रही है। मोदी जी का फर्स्ट डे का स्टेटमेंट जो था, वो हमस ने जो निर्दयी हत्या की, लोगों की, बेगुनाह लोगों की जो हत्या की, उसकी उन्होंने कड़ी निंदा की। और ऐसे घड़ी में मैं इस्राएल के साथ मैं खड़ा हूं, ऐसे दुख की घड़ी में मैं इस्राएल के साथ खड़ा हूं, ऐसा उन्होंने बात किया। दूसरे कुछ दिनों के बाद पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद मोदी जी ने ये बात किया कि हमारा नॉन अलाइनमेंट का जो स्टैंड है, फॉरेन पॉलिसी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। पैलेस्टीनियन का जो दुख है उसके बारे में हम उनके साथ खड़े हैं। और मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर है जो इजराइल में भी गए थे और पैलेस्टीन में भी गए थे, और दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध रखने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री है। क्योंकि पैलेस्टीनियन के नेताओं ने भी मोदी जी को अपील किया था कि आप इस पे पढ़िए, और इजराइल ने भी किया था। तो ये जो दोगलापन की बात करते हैं कि स्टैंड बदल दिया, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा कुछ नहीं है। राजनाथ सिंह रहो, गोयल साहब रहो, किसी का भी स्टेटमेंट में कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है, सबका स्टैंड एक ही है, इंडिया इज स्टिल नॉन अलाइनमेंट के बाजू से है। दूसरा, ये मैडम जी बोलती है कि महिलाओं को शरद पवार जी ने बढ़ावा दिया। मैं उनको नम्रता पूर्वक प्रतिभा पाटिल जी की याद देना चाहता हूँ। उनके साथ शरद पवार जी ने क्या किया है, आपको शायद हिस्ट्री मालूम नहीं है, उनको कैसे दबाया गया। और प्रतिभा पाटिल जी कौन थी? वसंत दादा पाटिल, जिनको शरद पवार जी ने डिच किया था और उनका चीफ मिनिस्टरशिप निकाल के लिया था, खुद का एक अलग से गुट निकाल के और दूसरे विरोधी पक्ष के साथ अलाइनमेंट करके। तो आप जरा महिला आरक्षण के बारे में भाजपा का स्टैंड पूरा देख लो और उसके बाद में बात करो। आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, उसमें महिला मंत्रियों को कितनी संधि दे गई। पहली जो फाइनेंस मिनिस्टर है महिला, वो भाजपा ने बनाई है। पहली जो राष्ट्रपति है महिला, पहली नहीं है मगर एक पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो है वो भाजपा ने बनाई है। तो भाजपा ये पूरा राष्ट्रपति महिलाओं को आरक्षण देने की ये आरक्षण जो है वो कोई साल के बाद लागू होगा। मगर इतनी तो भी कांग्रेस ने इतनी तो भी स्टेप ली थी क्या? नहीं ली थी। उन्होंने उस साल में जब 2010 में भाजपा उनके साथ था, मगर उन्होंने नहीं दी। भाजपा ने पहली बार दी, भले 10 साल के बाद लागू होगी, मगर भाजपा ने पहल तो मानना पड़ेगा। Started because of Congress and WhatsApp together. आजमी साहब, if you want to answer, आप अंबेडकर साहब ने जो कहा उस पे आंसर करना चाहोगे या मैं? अंबेडकर साहब को शायद ये पता नहीं है कि पंचायत और महानगर पालिकाओं में जो महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है वो कांग्रेस की देन है। राजीव गांधी जी का सपना था जो कांग्रेस ने उसको आगे बढ़ाया।
तो ये बात तो अंबेडकर साहब को मालूम नहीं है। वो सभी लोगों को अपने अलावा बाकी सभी लोगों को मूर्ख समझते हैं कि भाई सब किसी को कुछ पता ही नहीं है। अरे भाई साहब, आरएसएस चलाती है भारतीय जनता पार्टी को, ये बात पूरी दुनिया जानती है। मुझे बताइए कि जब मणिपुर में आप बोल रहे हैं कि पहली ये राष्ट्रपति भी आपने पहला दिया और कई मिनिस्टर भी आपने पहले बताए, मणिपुर में जो हुआ वो पहली बार आपकी सरकार में हुआ। जिस तरह से वहां पर बेगुनाह और मासूम लोगों को और खास तौर से महिलाओं की जिस तरह से बेइज्जती की गई, ये आपकी सरकार में हुआ और प्रधानमंत्री जी उस पर आज तक एक शब्द नहीं बोल पाए। ये भी आप ही की सरकार में हुआ। आपको बहुत अच्छा लगता है ये पहले किया, तो पहले ये भी किया कि देश के एक हिस्से में मणिपुर में एक हिंदुस्तानी बेटी लोगों के जुल्म का शिकार होती रही, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अपने मुंह पर ताला लगाए चुपचाप बैठा रहा। आप यहाँ के गोदी मीडिया के पत्रकार भी यहाँ से रातों रात फ्लाइट लेकर इजराइल चले गए और एक बंद कमरे में वार रूम बना दिया, लेकिन मणिपुर वो नहीं गए, क्योंकि वो आपके लिए काम करते हैं। तो पैलेस्टीन पर और इजराइल पर बोलने से पहले प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पर बोलना चाहिए था। आज इतने महीने गुजर गए, आज भी वहां शांति नहीं है, लेकिन इस तरह से अनदेखा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर को कि जैसे लग रहा है वो भारत का हिस्सा ही नहीं है। इन सब बातों को लोग समझ रहे हैं। आप इतना वो मत होइए कि लोग कोई मूर्ख है और कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सारी ज्ञान आपको है, इसलिए आपने अपने आप को जो है वो एक उसमें बंद कर लिया है और आप उतने को ही दुनिया समझ रहे हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, लोग बहुत आगे तक जा चुके हैं और इस बार 2024 में लोग अपना मत जाहिर कर देंगे, वो आपके सामने आ जाएगा। आजमी साहब, आपको ये पूछना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी ने आज कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पवार साहब, आई थिंक अशोक चौहान जी और वगैरह ने इंप्लीमेंट किया था, उद्धव ठाकरे जी ने साइन किया था। ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स लेने वाली बात थी, उन्होंने आगे जाके गले ड्रग माफिया जो था, ललित पाटिल जो भागा हुआ था, वो आपके घटक दल शिवसेना से संबंधित है और वो आपके वहां के जिला प्रमुख वगैरह कुछ थे। तो एक के बाद एक जो है इस चीज को फडणवीस साहब ने कहा कि मैं सबको एक्सपोज कर दूंगा। इस पे कुछ कहना चाहोगे आप? क्या एक्सपोज कर देंगे? वो तो ललित पाटिल जो ड्रग माफिया है उसने खुद ही एक्सपोज कर दिया। उसने खुद ही ये बता दिया कि वो अस्पताल से जो वो फरार हुआ, भागा वहां से, तो वो अपनी मर्जी से नहीं भागा बल्कि उसे भगाया गया था। मुझे बताइए कि आज क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सरकार है कि जो इसने भगा दिया? कौन? उन्होंने साफ ये बात को जाहिर कर दिया कि मुझे भगाया गया था। तो उसमें आप वो उस टाइम में, और दूसरा आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती हुई, तो पहले दिन सरकार आते ही सरकार ने उसको खत्म क्यों नहीं किया? जब लोगों ने विरोध किया कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के ऊपर, तब जाके फडणवीस जी आज जो है वो ये बात बोल रहे हैं कि उसको पिछली सरकार ने लागू किया था। अरे भाई, आप क्या किसी को वो करेंगे? आज क्या दिखाई नहीं दे रहा महाराष्ट्र सरकार में क्या हो रहा है? 3 अलग अलग पावर स्टेशन बने हुए हैं। अजीत दादा पवार अलग पावर स्टेशन है, शिंदे साहब अलग है और फडणवीस जी अलग है। तीनों में रेस लगी है कि कौन सत्ता पे सबसे ज्यादा हिस्सा लेकर जाएगा। वहां पर हो क्या रहा है? अस्पतालों की दवाएं नहीं खरीदी जा रही हैं। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगाकर मुंबई शहर के ऊपर सिर्फ लाइट लगाकर लोगों को ये बताया जा रहा है कि मुंबई शहर में बहुत खुशहाली है। सरकारी अस्पतालों में न सिर्फ दवाइयां बल्कि डॉक्टरों की भी कमी है। अगर ये सरकार इतनी जिम्मेदार होती तो इन तमाम चीजों पर ध्यान देती ना। जहां पर जितने उद्योग आ रहे थे, टाटा फॉक्सकॉन जैसे बड़े बड़े उद्योग आ रहे थे, तो वो तो आपने मोदी और अमित शाह के डर से गुजरात भेज दिया। आज महाराष्ट्र के अंदर जो है देश में 8.11% बेरोजगारी है, तो महाराष्ट्र के अंदर जो है 12.5% बेरोजगारी है। कहां से? इतना बड़ा शहर है मुंबई और इतना उन्नति वाला प्रदेश है महाराष्ट्र, लेकिन आज 12-12.5% युवाओं की बेरोजगारी दर इसमें बता रही। क्या काम कर रही है महाराष्ट्र की सरकार उनके लिए? फडणवीस जी कितना बयान देते हैं हमारे युवाओं की बेरोजगारी के ऊपर? एक भी बयान नहीं देते हैं, सिर्फ पोल खोलते रहते हैं, सिर्फ पोल। अरे भाई, किसका पोल खोल रहे हो? जितने लोगों के पोल आपने खोले थे उनको तो अपनी सरकार में ले लिया। जितने लोगों को आपने भ्रष्टाचारी बताया था उनको उठा के अपने साथ बैठा लिया, उन्हें मंत्री बना दिया। अब पोल किसकी खोल रहे हो? जिनकी पोल खोलना था वो तो आपके साथ चले गए। जो निडर थे, जिन्होंने कोई वो नहीं किया था, वो डट कर आपके मुकाबले में खड़े हैं। तो सिर्फ बयानबाजी हो रही है साहब।
पूरे महाराष्ट्र की हालत खराब है, मुंबई शहर की हालत खराब है, कारपोरेशन का इलेक्शन कराने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आज कारपोरेशन के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं वो जनता के सवालों को सुनना तो, अरे उस पर उन पर काम करना तो छोड़िए, सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या है, 50,000 करोड़ रुपए का फंड है बीएमसी का, पूरा फंड इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर महाराष्ट्र सरकार इस्तेमाल कर रही है और अपना एक मंत्री भी कारपोरेशन में बैठा दिया गया है। तो ये लूट मार मची हुई है, ये जो पूरी तरीके से ये सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। We will end with Ambedkar Saab's reply. Azmi Saab, रुके, और Dr. Malhotra, you want to speak something on the subject? Pawar Saab, contract, No, I drugs just want to mafia. take the allegation that the contract system was started by the earlier government. That's such a lie. See, the उप मुख्यमंत्री जो है उनकी तो आदत ही पड़ी है कि anything which is going wrong is always done by the previous सरकार। भ्रष्टाचार की बात है तो प्रीवियस सरकार, वो ये है कांग्रेस सरकार। सो ऑलवेज द ऑपोजिशन इज ऑलवेज ब्लेम्ड अननेसेसरीली फॉर एवरीथिंग, एज यू कैन जस्ट फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ द मंत्री मंडल हु वर देयर एंड नाउ विद देम हु इज देयर एंड देन अकॉर्डिंगली टॉक सेंस, आई शुड से। That's it. Ambedkar Saab, final word from you on Azmi Saab's chance that फडणवीस जी किसको धमकी दे रहे हैं? सर, मैं पहले मणिपुर पे बात करना हाँ, चाहूंगा, बोलिए ना सर। क्योंकि उन्होंने बहुत गहरे आरोप लगाए बिल्कुल हुए हैं। लगाए। एक तो प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर में पहले ही दिन अपना ट्वीट करके और बयान देके शोक व्यक्त किया था। इनका कहना था, क्योंकि ये वापस दोगला बोल के फंस गए हैं, इनके लीडर का कहना था कि प्रधानमंत्री संसद के बाहर बयान देते हैं तो संसद के अंदर बयान दे, ये इनके ही लीडर लोगों का कहना था। तो ये दोगलेपन में फंस गए ये। और दूसरी बात, ये अपने घर का मामला है जिसपे बयान देने से पहले कोई एक्शन करना है। तो अमित जी शाह उधर जाके 8 दिन रुके थे, उन्होंने पूरे जितने भी उसको रिसोर्सेज देने थे, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस रहो या कुछ रहो, वो पूरे दिए थे। और अमित शाह डे टू डे डेली उनको मॉनिटर करते, आज भी करते हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि मणिपुर में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, तो इनकी हिस्ट्री जरा ये खुद चेक कर ले। मणिपुर में कांग्रेस शासन में इतना ही बड़ा दंगा हुआ था। मणिपुर का जो प्रॉब्लम है वो एथनिक प्रॉब्लम है, तभी एथनिक था, इनके वजह से वो रिलीजियस प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मणिपुर में बड़े तौर पे कन्वर्शन हो गया। इनके जो स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी थी, इन्होंने क्या किया था, तो नेहरू जी ने क्या किया था कि मणिपुर में हिंदू प्रीस्ट को जाने को बंदी थी, मगर क्रिश्चियन प्रीस्ट को भेजा था, उधर सबका कन्वर्शन करके लिया क्रिश्चियनिटी में। और उसके वजह से आज उधर ये जो रिलीजियस प्रॉब्लम है वो किया है, बड़ा हो गया है। और ये आज का जो दंगा है वो रिलीजियस लाइंस पे है। तो इनको मैं विनती करता हूँ पूरा हिस्ट्री पढ़ ले। दूसरी बात, अभी फडणवीस जी बोल रहे, मैडम जी बोल रही कि वो कोई भी चीज रहे हो तो पिछले गवर्नमेंट में उनके ऊपर थप्पा देती है। फडणवीस साहब का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना नहीं रहेगा, तो मैडम जी प्लीज सुन लीजिए। और उन्होंने जीआर के साथ 2003 में पहला जीआर निकला था, तभी हमारी सरकार नहीं थी, फडणवीस जी नहीं थे। आप वो जीआर पूरा पढ़ लीजिए और फिर बात कीजिए। और जैसा इन्होंने बोला वैसा फडणवीस जी ने पूरे सबूत दिए। अभी ये बोल रहे थे कि मुंबई का सत्यानाश हुआ है और महाराष्ट्र में बहुत बेरोजगारी है, वो बढ़ गई है। तो 15 साल इनकी शासन थी महाराष्ट्र में, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की शासन थी। तो अपने जिम्मे में इन्होंने क्या किया, तब कितनी रोजगार बढ़े थे ये भी बताए। बंबई का सत्यानाश हो गया, तो इनके साथीदार जो है शिवसेना 30 साल से कारपोरेशन चला रहे। तो बंबई का सत्यानाश किसने किया? हर बारिश में बंबई पूरी पानी पानी हो जाती है, इसका जिम्मेवार कौन ले सकता है, कौन लेना चाहिए? तो इनको खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए। जनता को ये सब मालूम है और जनता इसका जवाब आपको देंगी। Thank you. We come to the end of the show. Thank you, Ambedkar Saab. Thank you, Azmi Saab. Thank you, Dr. Sunaina Malhotra. It has been a fantastic discussion. Very, very well done. The fantastic. Each exchange the views very beautifully. Thank you so much for being in the show. Thank you so much. Thank you. In every system, as we say, law is the crystallization of habits and thoughts of the society, and the preamble says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. As we always say,
whoever is in command, whoever rules us, go by the Constitution and protect the pillars of the Constitution: justice, equality, liberty, and fraternity. Because the founding fathers believed that these pillars are unshakable, impregnable. That's all from Pradeep Nambiar Nation Now. Meet again with more news concerning nation, Maharashtra and Mumbai every day at the same time. Bye for now.